व्यक्ति जो भ्रमजालों का प्रदर्शन करता है, आपकी या हमारी नजरों को चुरा कर करतब दिखाता है, जादूगर या इंद्रजोली कहलाता है। इन कलाकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जादुई प्रभाव के प्रकारों को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे मायावी, बाजीगर, परामनोवैज्ञानिक या बच निकलने वाला कलाकार। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद पायलट ने जहां अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं सीएम ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद षड्यंत्र में शामिल होकर हम पर निशाना साध रहे हैं। केवल अच्छे अंग्रेजी बोल लेने से बात सही नहीं हो जाती है। 40 साल से राजनीति में हूं, तीसरी बार सीएम की कुर्सी संभाल रहा हूं। आज यहां तक पहुंचने में काफी रंगड़ाई हुई है हमारी, उनकी रंगड़ाई नहीं हुई है और बड़ी आसानी से उन्हें उच्च पद मिल गया। इस वजह से उन्हें पद की कीमत नहीं मालूम। फिलहाल राजस्थान का सियासी पारा काफी गर्म है। अब सबकी निगाहें सचिन पायलट पर हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, वो क्या चाल चलेंगे। पहली चाल में तो गहलोत पायलट पर भारी दिख रहे हैं। विधानमंडल की बैठकों में विधायकों ने उन्हें अपना नेता माना और अनुभव और जोश में अनुभव का साथ दिया। सचिन पायलट ऊर्जावान, युवा और लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन गहलोत गंभीर, अनुभवी और जादूगर के रूप में विख्यात हैं। सचिन पायलट अगर राहुल गांधी के करीबी रहे हैं, तो वहीं गहलोत सोनिया गांधी की गुड लिस्ट में कहे जाते हैं। आइए अब बात जादूगर के इतिहास की भी कर लेते हैं। यह बात सन 1998 के विधानसभा चुनाव की है। प्रदेश में जाट आंदोलन अपने उफान पर था। सूबे की तत्कालीन सरकार भैरव सिंह शेखावत की थी। सूबे का एक समुदाय जो बहुत बड़ा वोट बैंक था, भैरव सिंह सरकार से खफा था। विधानसभा चुनाव होने वाले थे। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। हालांकि कांग्रेस में चुनाव से पहले नेता का नाम आगे करने की परंपरा नहीं रही, लेकिन उस चुनाव में प्रदेश में जाट आरक्षण को लेकर बन रहे माहौल के बीच दिग्गज नेता परशुराम मदेरणा का नाम परोक्ष रूप से सामने आ रहा था। वहीं गांधी परिवार के नजदीकी रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह भी इस दौड़ में शामिल थे। चुनाव से पहले जाट आरक्षण आंदोलन में सियासी हालात बदल दिए थे। जाट मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए मदेरणा को पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए पूरी तवज्जो दी गई और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो मदेरणा ही सीएम होंगे। कांग्रेस ने इस चुनाव में 153 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, लेकिन अब तक कांग्रेस आलाकमान की स्थितियां बदल गई थी। राव केसरी युग खत्म हो गया था। सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभाल ली थी। सोनिया गांधी किसी मजबूत जाट नेता को सीएम की कुर्सी नहीं सौंपना चाहती थी। ऐसे में गांधी परिवार के नजदीकी रहे अशोक गहलोत का नाम आगे किया गया। गहलोत को गांधी परिवार से नजदीकी का फायदा हमेशा से मिलता रहा। इंदिरा गांधी ने तो पहली बार सांसद बने गहलोत को 1982 में केंद्रीय उप मंत्री भी बनाया था। अब बात आई कि परशुराम मदेरणा को मैडम की इस इच्छा से कैसे अवगत कराया जाए। तारीख 21 नवंबर 1998 जयपुर के खासा कोठी होटल में विधायक दल में रायसुमारी में माधवराव सिंधिया, गुलाब नबी आजाद व मोहसिना किदवी जब एक एक विधायक से राय जान रहे थे, तब बलराम जाखड़ वहां मौजूद नहीं थे। बलराम जाखड़ को पर्यवेक्षक बनाकर परशुराम मदेरणा को मैडम की इच्छा से अवगत कराने के लिए भेजा गया। जाखड़ मदेरणा को मनाने में सफल हो गए। मदेरणा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। शाम को हुई विधायक दल की बैठक में गहलोत सूबे के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पहली बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए। ये जादूगर का मुख्यमंत्री बनने का पहला किस्सा है। कुछ इसी तरह का पॉलिटिकली ड्रामा राजस्थान में फिर चल रहा है। 2018 में विधानसभा चुनाव भी कुछ इसी तरह लड़ा गया। इस चुनाव में रामेश्वर डूडी और सचिन पायलट को आगे किया गया। चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। राज्य की जनता को लगता था कि इस बार कुछ बदलाव होगा, लेकिन गांधी परिवार की नजदीकी का फायदा इस बार भी गहलोत उठा ले गए। गहलोत ने इस बार भी मोर्चा मार लिया और बन गए प्रदेश के मुख्यमंत्री। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद देकर मीठी गोली दे दी गई। गहलोत पायलट की ये जुगलबंदी लगभग 2 सालों तक चली। हालांकि दोनों में अनबन तो पहले से ही चल रही थी। पायलट चाहते थे कि वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें किसी तरह से मनाया गया। अब 2 साल बाद जब अनबन जगजाहिर होने लगी, तो पायलट अपने विधायकों के साथ गहलोत से अलग हो गए। पायलट के बागी होने पर गहलोत कहते हैं कि वह अभी युवा है,
राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है, उनकी रंगड़ाई अभी नहीं हुई है। तो गहलोत जी से ये सवाल है कि क्या उनके पुत्र वैभव गहलोत की रंगड़ाई हो गई है? उनको क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, उस मामले में भी काफी विवाद हुए थे। क्या गहलोत की नजर में अपने पुत्र वैभव गहलोत के अलावा और कोई योग्य व्यक्ति नहीं था? अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। साथ ही राहुल के भरोसेमंद और पार्टी में तेजी से पकड़ बना रहे युवा नेता एक के बाद एक हाशिए पर जाना शुरू हो गए। करीब एक साल पहले सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी, जिसके बाद सोनिया के नजदीकी रहे वरिष्ठ नेताओं की पकड़ फिर से पार्टी में होने लगी। इसके बाद पार्टी के अधिकांश नीतिगत फैसलों पर इन नेताओं की छाप दिखाई दे रही थी। पार्टी के अनेक युवा नेता उनसे खफा नजर आने लगे, जिन्होंने अनेक मौकों पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड का हिस्सा थे। 2 बार के सांसद राज्यसभा में जाना चाहते हैं, पर उनसे पहले कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का नाम होने के चलते कलह की स्थिति है। दीपेंद्र को पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। हुड्डा ने अनुच्छेद 370 की नियुक्ति का समर्थन भी किया था। दूसरा नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की स्क्रिप्ट लिखने में अहम भूमिका निभाई थी। फिर भी 2 साल तक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से दूर रखा गया। मार्च में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और जून में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में सिंधिया राज्यसभा चुनाव में जीत गए। पार्टी से खफा होने वाले युवा नेताओं में तीसरा नाम आता है जतिन प्रसाद का। 46 वर्ष के जतिन कांग्रेस सरकार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पर यूपी कांग्रेस ने उनको कोई अहम पद नहीं मिला। इसलिए इनको लेकर भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि 2019 में चुनाव के दौरान भी जतिन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी। बाद में प्रियंका गांधी की कोशिशों के कारण वह मान गए थे। चौथा नाम मिलिंद देवड़ा का आता है। देवड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता मुरलीधर देवड़ा के बेटे हैं। देवड़ा के साथ बीते कुछ वर्षों में पार्टी ने जो व्यवहार किया, उनसे उनका नाम पार्टी छोड़कर जाने वालों में अग्रिम पंक्ति में माना जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान देवड़ा को पार्टी ने मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। चुनाव में हार के बाद देवड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब तब से देवड़ा पार्टी से साइडलाइन कर दिए गए। 5वें नंबर पर आते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का नाम। संदीप उन युवा नेताओं में से है जिन्हें पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। फरवरी में हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी संदीप किसी अहम भूमिका में नजर नहीं आए। न ही पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी और न ही कोई काम दिया। अब छठा नाम आता है कुलदीप बिश्नोई का। कांग्रेस के दिग्गज नेता भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से नाराजगी 2019 के लोकसभा चुनाव में दिख गई थी। बिश्नोई कांग्रेस की बैठकों और चुनावी सभाओं से गायब नजर आते थे। इस दौरान उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बाद में राहुल गांधी की परिवर्तन रैली में नजर आए। अक्सर युवाओं को लेकर वरिष्ठ नेता अनौपचारिक बातचीत में तंज खींचते नजर आते हैं कि वे कहते हैं कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वरिष्ठों की है, लेकिन सब कुछ युवाओं पर छोड़ देना ठीक नहीं है। राजनीति में ठोकर और अनुभव से बहुत कुछ किया जा सकता है। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ नेता ने यहां तक कहा था, जब किसी राज्य का चुनाव हो तब सभी वरिष्ठ नेताओं को कमरे में बंद कर दो, फिर चुनाव जीतकर बता दो। हम ऐसे नेताओं में से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या समाज के कर्णधार युवाओं के बिना किसी राज्य या देश में सरकार बनाई जा सकती है? इसी तरह गहलोत ने भी अपने बयान में पायलट के लिए कहा है कि हम जानते थे कि वह निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा, लोगों को बहका रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। मुख्यमंत्री गहलोत की इस तरह की बयानबाजी कहाँ तक उचित है? आप सभी दर्शक समझदार हैं, इस बात पर विचार कीजिए। राज्य की जनता द्वारा चुने हुए विधायक लग्जरी होटलों में बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। एक तरफ राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार बिना जनता की चिंता किए हुए होटल खेल रही है। शायद हमें और आपको अंदाजा नहीं कि उन होटलों में कितना खर्चा आता होगा और वो कहां से वसूला जाएगा। राज्य में युवा अभी तक यह नहीं समझ पा रहे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होंगी या नहीं। हालांकि प्रमोट करने का निर्णय सरकार ने लिया, लेकिन वह यह नहीं बता रही कि किस आधार पर प्रमोट करेंगे।
गहलोत सरकार को अपनी साख बचाने के चक्कर में राज्य की जनता को नहीं भूलना चाहिए। राज्य की कांग्रेस सरकार ने बागियों की संख्या को शिकायत व नोटिस भेजकर स्पष्ट कर दिया कि गहलोत सरकार का कहना है कि पायलट के पास 19 विधायक हैं। यह आंकड़ा सरकार को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस के पास बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को मिलाकर कुल 109 विधायक हैं। यदि 19 विधायक कम भी हो जाएं तो भी 88 विधायकों के साथ बहुमत कांग्रेस में रहेगा। पार्टी को निर्दलीयों का साथ है। छोटे दल सरकार संग ना भी आए तो भी चलेगा। वहीं भाजपा के पास 72 विधायक हैं। रालोपा के 3 विधायकों के समर्थन के बाद उनके पास 75 विधायकों की संख्या बैठती है। आखिर गहलोत को किस बात का डर है? क्यों वे जनता के चुने हुए विधायकों को होटलों में बंद करके रखे हुए हैं? ये सवाल आपको कर रहे होंगे, क्योंकि ना सरकार को विद्यार्थी वर्ग की चिंता है, ना किसान की, ना बेरोजगार होते युवाओं की चिंता है। तो ये सवाल आपको सरकार से दिन प्रतिदिन उठाने होंगे और जवाब मांगना होगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। शुक्रिया।